हमारे यहाँ भारतीय आयुर्वेद में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि ये जो दुनिया है ना जिसमें हम आए हुए हैं, ये सारे दुनिया के व्यवहार, चाहे हम भवन बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, नदियां खोद नहरें बनाते हैं, कल कारखाने बनाते हैं, इतने बड़े बड़े हॉल बनाते हैं, या जो भी जीवन में उपयोग के लिए चीज बनाते हैं, उनका मूल उद्देश्य होता है हम सुखी कैसे रह सकते हैं। और सुख का आधार आयुर्वेद में माना है उत्तम स्वास्थ्य। वहां लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। इस दुनिया में मानव देह को धारण करके धर्म अर्थ काम करते हुए जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए पहला आधार है शरीर का अच्छा स्वस्थ होना। शरीर स्वस्थ नहीं है, आप भक्ति करने लगो, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, बताओ भक्ति कैसे होगी? मन ही नहीं लगेगा। अस्वस्थ हैं, कितने बढ़िया व्यंजन सामने रख दो, कुछ भी स्वाद नहीं देंगे। बीमार हैं तो कोई बिस्तर भी सुख नहीं देता, आधुनिक सुविधाएं भी सुख नहीं देती। तो इसलिए कहा पहला सुख निरोगी काया। और उसके लिए हमारे यहाँ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जहाँ योग है, प्राणायाम है, दिनचर्या है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है स्वस्थ आहार का। क्योंकि आहार से ही मन और बुद्धि बनते हैं, शरीर का निर्माण होता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से ही विचारों की शुद्धि होती है। हमारे भारतीय ऋषियों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोपड़ों में बैठ करके मानव मन पर बहुत गहन चिंतन किया और ये पाया कि जैसा अन्न वैसा ही मन। ये एक बड़ी गहरी बात है, लेकिन हम इसे भूल गए। इस बात में हम कोई गंभीरता ही नहीं दिखाते। इसलिए मैंने एक अभियान चला रखा पूरे देश में, भाई आहार को शुद्ध करो। और उस कारण मेरे को आजकल खेती वाला गवर्नर मान लिया, पशु पालने वाला गवर्नर मान लिया, जबकि मेरा मूल काम तो शिक्षा था, पढ़ाई लिखाई का ही काम था। और आप ये समझें कि वो काम मेरा बराबर चलता, वही मेरा मूल था। ये खेती बाड़ी तो एक कारण बन गया, पशुपालन भी कारण बन गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा में मैं गुरुकुल चलाता हूँ। वो गुरुकुल हमारे माननीय मंत्री जी ने भी देखा है। और आज सौभाग्य से हमारे बीच में डॉक्टर बलजीत सारंग जी भी आए हुए हिसार से, वो तो रहते ही वहां है। और टिम्बड़िया साहब भी वहां गए, आप में भी कुछ गए होंगे। तो मैं वही काम करता हूँ। मेरा जो गुरुकुल है वो वैसा गुरुकुल नहीं जैसे आप लोगों की मानसिक धारणा है। पिछले एक साल में, पुराने नहीं, पिछले इस वर्ष जो गया, मेरे 17 बच्चे वहां से एनडीए में गए, 9 बच्चे आईआईटी में गए, 8 बच्चे नीट में गए, लगभग 32 बच्चे एनआईटी में गए। वहां सिंगल बच्चे की भी सेकंड क्लास नहीं, प्रथम फर्स्ट क्लास भी कम ही होती है। वो मेरिट या 50% से ज्यादा बच्चे हमारे 90% से पास आउट होते हैं। और उनका कारण केवल सात्विक आहार है। वहां 200 एकड़ में मैं जो खेती करवाता हूं ना, वहां गेहूं, चावल, फल, फ्रूट
जो भी कुछ वहां होता है वो सारा भोजन सात्विक, बिना हिंसा का भोजन मैं उनको देता हूं। वहां 400 गाय मैंने पाल रखी, 400। कामधेनु आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, मेरे पास कामधेनु 400 है। और आपको जानकारी होगी कि इस साल आपकी जानकारी में पूरे इंडिया में मेरी जो वो गौशाला है वो नंबर 1 पे आई है, नंबर 1 पे। पशुपालन विभाग में आप जानते होंगे प्रति पशु गाय क्या दूध का उत्पादन हमारे एवरेज कितना होगा केला वाला जी? एवरेज दूध हमारे प्रति पशु आप तो ही पढ़ाते हैं, कितना इस समय है जी? 6 से 7 लीटर बोलते हैं ना, इतना ही होगा। मेरी एवरेज इस साल फरवरी में 26 लीटर की रही है, 26 लीटर पर गाय। और मैं बच्चे पढ़ाने वाले ने उन गायों को अपने हाथ से मैंने ब्रीड तैयार की। 1982 में मैंने 3 गाय खरीदी, 10-10 केजी दूध की, 10-10 केजी दूध। HF थी वो समय, मेरे को देसी गाय का इतना नॉलेज नहीं था। मेरा मिशन था, मेरे जो बच्चे गुरुकुल में 1500 24 स्टेट से पढ़ते हैं, इनको मैं जहर मुक्त चीज खिलाऊं, बाहर का मिलावटी दूध ना दो। इस सोच के साथ मैंने वो गौशाला शुरू की। और वो ट्रस्ट की संस्था मेरी नहीं, मैं उसमें ट्रस्टी भी नहीं, मैं एज ए प्रधानाचार्य काम करता हूं। मैंने आप जैसे सज्जनों से 7 गाय डोनेशन में दान में मांगी, तो 10 गाय हो गई। उन 10 गाय की मैंने ब्रीड बनाना शुरू किया अपने हाथ से। कितनी मेहनत हुई होगी आपकी जानकारी के लिए इसलिए दे रहा हूं कि जितने भी आज डिग्रीधारी बेटे और बेटियां, डिग्री प्राप्त करना अलग है और व्यवहार में पशुपालन करके किसान की आय बढ़ाना और लोगों का स्वास्थ्य बचाना, देश की सेवा करना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और आप लोगों ने आज ये डिग्रियां प्राप्त की है तो प्रैक्टिकल भी, व्यवहार में भी ये आना चाहिए। मेरे पास तो कोई पशुपालन की डिग्री नहीं, मैं पशु विज्ञान को पढ़ा नहीं, लेकिन केवल देख देख करके, सीख करके मैंने अपने हाथ से अपनी गाय की ब्रीड बनाई। और वो 10 लीटर की गाय जो 1982 में मैंने 7 और 3 10 गायों से शुरू की थी, आज मैंने हजारों गाय उनमें से मैं बेच चुका हूं और 400 मेरे पास में है। और जो 400 गाय हैं उनकी ब्रीड कितनी उन्नत की, इस वर्ष हरियाणा गवर्नमेंट के विभाग, जैसे पशुपालन विभाग मंत्री जी देखते हैं, उस डिपार्टमेंट से मैंने उनकी मिल्किंग कराई। एक दिन में मेरी 4 गाय ने 53 लीटर से ज्यादा दूध दिया। एक दिन में 53 लीटर, एक दिन में 53 लीटर। और जा करके वो आज भी देख सकते हैं, 40 गाय उनमें ऐसी हैं जो 40 लीटर ही प्रतिदिन दूध देती हैं। एक भी गाय मेरी क्रॉस ब्रीड में 25 लीटर से नीचे की मैं रखता ही नहीं। लेकिन जब मैं, एक घटना हुई मेरे साथ, खेत में एक दवाई छिड़कने वाला पेस्टिसाइड मजदूर हमारा खेती कर्मचारी डाल रहा था, वो बेहोश हो गए और मेरे पास दौड़े आए कि जो कर्मचारी खेत में गिर गया, बेहोश हो गया, जीवन को खतरा, हम उठा के लाए, हॉस्पिटल में ले गए। 3 दिन में उसकी जान तो बच गई। लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा था कि आजकल जो रासायनिक खेती की जा रही है और किसान जहर खेत में छिड़कते हैं, यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड डालते हैं,
गंध मात्र से कितने किसान देश में मर जाते। तो उस घटना ने मेरे को बदला कि इस खेती कर्मचारी ने न दवाई पी थी न खाई थी, गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं अपने बच्चों को अपने खेत में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डलवाता हूं और जहर का भोजन इन मासूम बच्चों को खिलाता हूं, तो इससे बड़ा पाप दूसरा हो नहीं सकता। उसी दिन मैंने संकल्प लिया, मैं जहर वाली खेती नहीं करूंगा। और उसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की, नेचुरल फार्मिंग। थोड़े दिन 2-3 साल मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की। ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक फार्मिंग में जमीन आसमान का अंतर। आप में लगभग 1-2% को छोड़कर बाकी इस बात को समझते ही नहीं होंगे। आप जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को एक ही माने बैठे होंगे, जबकि ये बिल्कुल अलग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मूलतः भारत की पद्धति नहीं है। ये डॉक्टर हार्वर्ड अपनी पत्नी के साथ 1947 में भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ घूम करके मुख्य रूप से उज्जैन के राजा से संपर्क किया। उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार शुरू किया। लेकिन उसने देखा भारत के किसान तो जो तू विद्या लेके आए इससे पहले ही ज्यादा जानते। कुछ दिन रहकर वो वापस चले गए। और हमारे देश में क्योंकि बाहर के लोगों का ठप्पा लगना चाहिए फिर सब चीज ठीक हो जाती है, हमने अपने पर विश्वास है ही नहीं। अपनी ना खान पान पर विश्वास, ना पहनावे पर विश्वास, ना भाषा पर विश्वास, ना संस्कृति पर विश्वास। हम जो चीज विदेशियों का ठप्पा लग के आती उस पे बड़ा रुचि से देखते हैं कि ये प्रमाणित है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से हम भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम सबको गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकालने की जरूरत है। हमारे में किसी चीज की कमी नहीं, हमने अपने स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। आज आप देखते हैं अमेरिका जैसे देश में जितने साइंटिस्ट हैं वो 40% तो भारतीय हैं। जितने डॉक्टर वहां काम करते हैं वो भारतीय हैं। उनका जो अनुसंधान केंद्र उसमें भारतीय लोग हैं। हमारे बच्चे वहां टॉप करते हैं। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में वहां कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो हम भी उन भावों के साथ अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में विश्वास पैदा हमें करना चाहिए। हम किसी से कम नहीं। तो उदाहरण के लिए मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की। अब उस खेती में देसी गाय चाहिए। अंग्रेजी जो गाय हैं वो है मेरे पास। अब वो 50% मेरी हो रही, मैं उनको कम करता जा रहा हूँ। भारतीय ब्रीड को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे पास एक भी उस समय भारतीय ब्रीड की गाय नहीं। इस समय साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, रेड सिंधी, ये 6 ब्रीड मेरे पास है। और इन देसी गायों में भी मैंने नस्ल सुधार करते करते मेरे पास एक भी 12 लीटर से नीचे की गाय देसी में नहीं, और 22 लीटर तक की मैंने बना दी, और 25 लीटर की अगले 5 साल में इससे ज्यादा की बनाने का मेरा लक्ष्य है। अब जब एक व्यक्ति जिसने आपकी विद्या को पढ़ा नहीं, मैंने पशुपालन को पढ़ा नहीं, कृषि विज्ञान को पढ़ा नहीं, मैं 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूं, 400 में गाय पालता हूं, रासायनिक खेती करने वालों से ज्यादा पैदावार लेता हूं, और जो पशुपालन की ट्रेनिंग देते हैं उनसे ज्यादा दूध उत्पादन करता हूं। ये कोई अलग चीज नहीं, ये केवल समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। मैं आप सब युवा बेटे बेटियों से निवेदन करूंगा, आप जो डिग्रियां लेकर आज कार्य क्षेत्र में जाएंगे, इसको केवल नौकरी का साधन मत बनाओ, केवल पेट
अर्जन का साधन मत बनाना। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश को आह्वान किया उन्होंने कि 2047 तक सारा देश आत्मनिर्भर, भारत विकसित बने, हम किसी से पीछे ना रहे। इसमें एक व्यक्ति से काम नहीं होता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब हर जिम्मेदार आदमी जिम्मेदारी को निभाएगा, जो जिस क्षेत्र में काम करता है वहां समर्पण से राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करेगा, आने वाली पीढ़ियों के निर्माण का काम करेगा, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है, मैं और आप अपने अधिकारों की तो बात सब करते हैं, लेकिन जहां कर्तव्य का सवाल आता है तो वहां हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। यदि हम सब ईमानदारी से, जहां जिस रूप में ईमानदारी से कोई आदमी देखे ना देखे इसकी परवाह ना करो, भगवान एक ऐसी शक्ति है जो सबको देखकर कर्म फल की व्यवस्था करती है। उसको सामने मानते हुए हम ईमानदारी से काम करें तो निश्चित रूप से आज हम भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, वेदों में कहा गावो विश्वस्य मातरः। मैंने बचपन से, आपने भी अब तक केवल गाय को धार्मिक पशु माना और ये मान लिया कि इसमें देवी देवताओं का वास है, इसलिए इसकी पूजा करो। वो भी नहीं आजकल तो हो रही। जहां बोलते हैं गौ माता की, बोलो आप भी गौ माता की बोलो। कमजोर विद्यार्थियों, गौ माता की, गौ माता की। ना दूध पिएंगे ना गौ पालेंगे, गौ माता की हो जाएगी। कामधेनु यूनिवर्सिटी में बैठे हो, किसके घर में गाय? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। 20-30 लोगों के घर में गाय कैसे होगी भाई गौ माता की से? और कमाल की बात, चलो गाय नहीं पाल सकते, शहर में रहते हो, बांधने की जगह नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन जो दूध घर में आता उसका तो संकल्प करो कि गाय का लेंगे। जब गाय का लोगे तो उसके लिए आवश्यकता आविष्कार की जननी हो जाती है। जब डिमांड होगा तो सप्लाई अपने आप आएगी। तो कोई गाय, आपको गाय का ही दूध पिएंगे, डिमांड करोगे तो किसान दूसरा पालेगा। तो गौ माता की जय ना भाषण से होगी, ना अन्य गौशालाओं से होगी। गौशालाओं से भी गौ माता की जय नहीं होती। ये जो गौशाला है ना, ये तो बाड़े, बेचारियों को बंद करके सूखा चारा खिला के जब तक जिए फिर सड़गल के मर जाए और खत्म। गौ माता की जय का एक ही आधार है, वो है जब गाय का नस्ल सुधार होगा, वो लाभकारी होगी और अपने लाभ के कारण वो किसान के खोटे पर किसान की मजबूरी बन जाएगी, तो अपने आप गौ माता का पालन होगा। वो किसान के खूंटे पर जब जाएगी तब गाय बचेगी, वैसे गाय नहीं बचेगी। और ये कितना कीमती प्राणी है। आप तो दूध पर ही रिसर्च करते होंगे, लेकिन हमारे बीच में डॉक्टर बलजीत सारंग यहाँ बैठे हुए हैं। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सीनियर साइंटिस्ट हैं हिसार के। ये 5-6 देशों में, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, उन देशों के साइंटिस्ट के साथ इन्होंने, ये माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वहां काम किया। मेरा इनसे संपर्क हुआ। जब मैं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा तो मेरे सामने चुनौती थी, इसको मानेगी दुनिया कैसे? इसको कैसे स्वीकार करेंगे कि ये विज्ञान है? विज्ञान तभी माना जाएगा जब साइंटिस्ट रिसर्च के पास बात कुछ पेपर रिलीज करे, किसी जर्नल में छपे, तब इसकी मान्यता होगी। तो डॉक्टर बलजीत सारंग जी इस क्षेत्र में आगे आए और उन्हें हर विपरीत परिस्थिति होते हुए इस मिशन में आज तक बहुत बड़ा योगदान किया। और उन्होंने इतना रिसर्च किया गाय पर, इन्होंने गधे का, घोड़े का, ऊंट का,
बकरी का, देसी गाय का, हॉस्टन फ्रीजन का, भैंस का, सबके गोबर मलों को इकट्ठा किया और उस पर रिसर्च किया कि किसमें कितने बैक्टीरिया हैं जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। डॉक्टर बलजीत सारन ने अंत में महीनों रिसर्च के बाद बताया कि जो इंडियन ब्रीड काउ है, इंडिजिनस काउ, भारतीय मूल की ब्रीड जितनी भी भारत में, उन्हीं में गुणवत्ता है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में इन्होंने 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु पाए 1 ग्राम गोबर में, और गौमूत्र को खनिज का भंडार पाया। खेती में जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता देसी गाय के गौमूत्र में। ये रिसर्च इन्होंने लगातार की और आज हमारी जो यूनिवर्सिटी ना अपने गुजरात में, डॉक्टर चौबटिया जी बैठे हमारे बीच में, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, हमारी आनंद यूनिवर्सिटी में, और इधर अपने टिम्बड़िया जी लगातार जो प्राकृतिक यूनिवर्सिटी विश्व और भारत की पहली यूनिवर्सिटी यहाँ हलोल में, उसमें काम कर रहे हैं। इधर दांतेवाड़ा में काम किया है। और इन लोगों ने रिसर्च के बाद, हमारी जो हर महीने मीटिंग होती है राजभवन में, सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स आते हैं और उसमें सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी भी उपस्थित रहते हैं। उस बैठक में इन्होंने अब की बार घोषणा की, अपनी रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए कि प्राकृतिक खेती में और रासायनिक खेती में उत्पादन में कोई भी अंतर नहीं आता। सही ढंग से प्राकृतिक खेती करें तो 3 साल की रिसर्च उन्होंने बताई कि प्राकृतिक खेती में उतना ही अनाज पैदा होगा, उत्पादन आएगा, जितना रासायनिक में होता है। ये रिपोर्ट है। जैविक खेती में नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में न उत्पादन पूरा होता, न खर्चा कम होता, न मेहनत कम होती। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है, जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती मान लिया, प्राकृतिक खेती को जैविक खेती मान लिया। इसके अंतर को लोगों नहीं पता, समय भी नहीं मैं ये सब चर्चा आपके बीच में करूं, लेकिन इस पर मेरी एक पुस्तक है, उपलब्ध हो तो केलावाला जी कराएंगे, उसको आप पढ़ करके पूरी डिटेल उसमें मिलेगी। ये चर्चा मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि आज दुनिया बहुत बहुत खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। ग्लोबल वार्मिंग आएगी नहीं, उसने दस्तक दे दी है। अभी 7-8 दिन पहले आपने देखा जम्मू में रामबन में बादल अप्रैल में फटा। अभी तो मौसम सारा बाकी वर्षा का पड़ा, क्या होने वाला। बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आसमानी बिजली, सैकड़ों लोग वो आए साल मर रहे हैं। पहले घटनाएं नहीं होती थी। अरब के देशों में बाढ़ आ रही है, कहीं आप देखते यूरोप के देशों में लूएं चलती हैं। ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का कारण। और इसमें रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। जैविक खेती में जब बहुत ज्यादा गोबर की खाद डाली जाती है तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तीनों गैसेज पैदा होती हैं। और यूरिया डीएपी को जब किसान खेत में डालता है तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड गैस 312 गुनी खतरनाक है। इतना अपराध हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं, कोई चिंता नहीं करता। सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे। और जो आहार पैदा आज कर रहे हैं खेतों में, अभी 1.5-2 महीना पहले मेरे पास वो रिसर्च पेपर डॉक्टर टिम्बड़िया जी के पास भी है,
एक डॉक्टर ममता शर्मा है, उन्होंने हनुमानगढ़ राजस्थान में एक पेपर अभी पढ़ा, उसमें उन्होंने 30-35 ऐसे बच्चे जो अभी पैदा हुए थे उनके ब्लड सैंपल लिए। 30 के 30 बच्चों में पेस्टिसाइड पाए गए ब्लड में। समझ में आई बात? नहीं आई। 30 के 30 बच्चों के ब्लड में पेस्टिसाइड। फिर उस साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, इसमें पेस्टिसाइड आए कहां से। वो माँ जो दूध पीती थी, वो दूध चेक किया गाय भैंस का, उसमें भी पेस्टिसाइड पाए। जो खाना खाती थी, साग भाजी दाल सब्जी रोटी, उसमें भी पेस्टिसाइड पाए। अब उनसे वो पेस्टिसाइड बच्चों में गए और उसका परिणाम आप देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैंसर से जूझ रहे, छोटे छोटे बच्चों के पेनक्रियाज फेल हो रहे, हार्ट अटैक बालकों के होने शुरू हो गए। इतनी भयंकर बीमारियां आ रही, अस्पताल भरे पड़े हैं और हम जुटे पड़े हैं, अपनी उल्टी गिनती लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। सोचना चाहिए ना, हम जो पैदा करें उसका परिणाम क्या है। कल हमारी मीटिंग थी, माननीय मंत्री जी भी हमारे साथ थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, पूरा कृषि विभाग था और हमने पूरे प्रदेश के, गुजरात के जितने डीएम डीडीओ हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, उनसे बातचीत की और यही हमारा विषय था कि प्राकृतिक खेती को गुजरात में हमने जन आंदोलन बनाना। कोई गांव नहीं छोड़ना जिसमें जहर मुक्त खेती ना हो, और कमिश्नर लोग उनके लिए शहरों में बाजार मार्केटिंग की व्यवस्था करें ताकि शहर के लोगों को प्राकृतिक आहार आराम से उपलब्ध हो सके। ये अभियान हमने चलाया, इसके लिए हमारी मीटिंग। तो उसमें कुछ जानकारियां मैंने रखी। आज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की, जो तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल की यूनिवर्सिटी के। उन्होंने रिसर्च के बाद पाया कि इस समय जो भोजन हम ले रहे हैं ना, गेहूं चावल भोजन, 45% इसमें पोषक तत्व बचे ही नहीं। ये हमारी रिपोर्ट नहीं, साइंटिस्ट की है। हम जो खा रहे हैं ना आजकल, आप जितने में और आप पेट तो भर रहे हैं, मसाले डाल के स्वाद भी बना रहे हैं, लेकिन शरीर को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। ये उनकी रिपोर्ट सर। उन्होंने कहा यही गति चलती रही यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड की खेतों में, तो अगले 15-20 साल में ये जो बाकी पोषक तत्व ये भी खत्म हो जाएंगे। बढ़िया जी, यही रिपोर्ट है ना, इन्होंने दी है, वो पढ़ी है। वो ये भी नहीं बचेंगे तो क्या बचेगा? बीमारी। अस्पताल बनाओ कैंसर के, अस्पताल बनाओ डायबिटीज के, खोज करो खड़ी, कब तक करेंगे? ये नहीं चलने वाला। आप पशुपालन के क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन ये जो जहरीली खेती है, इसका परिणाम मैंने अपने पशुओं पर एक्सपेरिमेंट किया। अपने पशुओं में पाया कि जब तक मैं रासायनिक खेती करता था, मेरे पशुओं में रिपीटर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। गाय में वो गर्भित नहीं टिकती थी और उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मस्टाइटिस की, उनका थन आंचल खराब होता था। मैंने वो सब बंद किया। सब मेरी गाय प्राकृतिक चारा खाती, पाउडर खाती, प्राकृतिक आहार। मैंने फीड की प्लांट भी अपना लगा दिया, बाहर का लेना ही नहीं। और उसका परिणाम इस समय 400 गाय इतनी हाइल्डर गाय है, उसके बावजूद भी 1% मेरी गाय में रिपीटर प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा नहीं रही, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, फिर वो भी चली जाएगी। मस्टाइटिस की आज एक भी गाय मेरे पास नहीं। इतना बड़ा अंतर इसका पड़ा। आज जो आहार हम पशुओं को दे रहे हैं, उनको भी कैंसर हो गए, पशुओं को भी। धरती कोई कैंसर कर दिया तो हम कैसे बचेंगे? और बर्बादी कैसे है। आज भारत की धरती पत्थर बन गई, बंजर।
मैं इसलिए बताता हूं कि आप किसानी से भी जुड़े हैं, आप पशुपालन से जुड़े हैं। पशुपालन किसान के लिए बहुत बड़ा साधन है उसकी आमदनी बढ़ाने में। गाय और खेती का चोली दामन का संबंध। जिस किसान के पास गाय नहीं है तो वो प्राकृतिक खेती कर ही नहीं सकता। जो प्राकृतिक खेती नहीं कर सकता तो जमीन बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। आज सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 पे और 0.5 से नीचे बंजर मानी जाती है। और जब ये हरित क्रांति शुरू की उस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। सारे देश की धरती उपजाऊ, आज हमने उसको डाल डाल करके जहर बंजर बना चुके। और इसी का परिणाम हर साल यूरिया डीएपी की खपत बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि धरती में पैदा करने की शक्ति नहीं, ज्यादा डाल करके पैदा करना चाहता है और वो ज्यादा जहर आप और हमारे शरीर में जाकर सबको अस्पताल के रास्ते दिखा रहा। ये हालत बन चुकी। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन कि आप लोग पशुपालन के क्षेत्र में भारतीय नस्ल की जो गाय, इनकी नस्ल सुधार के क्षेत्र में एक अभियान आपको चलाना चाहिए। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया पिछले दिनों, सेक्स सॉर्टेड सीमन। ऐसा सीमन जो विदेश से मैं खुद मंगाता था अपने गौशाला में, तो वो सेक्स सॉर्टेड सीमन 2200 रुपए का मिलता था। गुजरात सरकार ने, भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत रुचि लेकर के अब भारतीय अपनी ही ऐसी मशीन बना दी है सेक्स सॉर्टेड सीमन तैयार करने की, जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। जो सीमन 2200 रुपए में मिलता था, आज वो भारत में 600 रुपए में तैयार हो गया। और गुजरात सरकार ने बहुत बड़ा काम किया कि 600 रुपए को सीमन को किसानों के लिए कुल 50 रुपए में उपलब्ध कराया। कुल 50 रुपए। अब इससे क्या होगा? जो गाय भैंस उससे गर्भित होगी वो बछड़े नहीं देगी। आज बैलों की देश को जरूरत नहीं है। आज कोई किसान हल नहीं चलाता और ये बछड़े पैदा होकर एक्सीडेंट करते हैं, खेत उजाड़ते हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम करते हैं, घूम फिर के बेचारे स्लॉटर हाउस जाते हैं। उसकी जगह अब सब गाय बछड़ियां देंगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। पिछले वर्ष मैंने अपने कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 100 गाय सेक्स सॉर्टेड सीमन से गर्भित कराई। मेरी 92 बछड़ियां पैदा हुई एक साल में, 92। और एक एक बछड़ी, मेरी सारी बछड़ी 1 लाख रुपए से नीचे की नहीं। इतनी ऊंची क्वालिटी की वो बछड़ी। अब यदि आप सारे डॉक्टर्स लोग जो काम देने से डिग्री लेकर के जा रहे हैं, आप ये ब्रीड उन्नत कर दें और किसान के लिए समर्पित भाव से काम करें, तो लोगों को स्वास्थ्य के लिए उत्तम दूध, दही, मक्खन, घी मिलेगा। भारत की समृद्धि का रास्ता बनेगा, आत्मनिर्भरता का मार्ग बनेगा। गोधन या पशुधन कोई भी जब वो उन्नत ब्रीड का होगा तो वो किसान के लिए लाभकारी होकर खेती की तरह बराबर की उनकी प्रगति, विकास और समृद्धि का रास्ता तय करेगा। इतनी बड़ी सेवा आप कर सकते हैं। ये सारी हमारी कमजोरी के कारण ये सड़कों पे गाय जो घूमती रिपीटर हो जाती हैं, किसान उनको छोड़ देता है, धक्के खाती, स्लॉटर हाउस में जाती हैं। यदि ईमानदारी से इन पे काम किया जाए और सेक्स सॉर्टेड सीमन का एक अभियान जो प्रदेश सरकार ने चलाया, आप इसकी पूरी ट्रेनिंग विधिवत लेकर के, ताकि वो कंसीव ठीक हो, समय पर गर्भित हो, समय पर बच्चा दे, रिपीटर ना हो, उनके मास्टाइटिस के रोग ना हो, तो कितनी बड़ी क्रांति आप आर्थिक देश में कर सकते हैं। डेनमार्क जैसा देश, उसकी सारी अर्थव्यवस्था केवल और केवल गाय पे खड़ी है। यूरोप के कितने देश हैं, हॉलैंड कितना बड़ा दूध उत्पादक देश है, दूध की कमी हमारे यहाँ भी नहीं।
लेकिन उसमें शुद्धता कितनी है वो विषय अलग है। इस दिशा में हमने काम करना चाहिए। हमारी गाय का एवरेज 5-7 किलो दूध माना जा रहा है, उससे कम है। मेरे को बताया था पहले कृषि मंत्री भारत सरकार क्या थे, अपना पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो पशुपालन मंत्री, उन्होंने बताया 4.5 किलो एवरेज है हमारे पशुधन की, 4.5 लीटर एक दिन की। कैसे किसान पालेगा? जो गाय खाएगी 100 रुपए का, देगी 50 रुपए का, कितने दिन पालेगा जी उसको? उसको पालेगा जो खाएगी 50 रुपए का और देगी 100 रुपए का। और ये काम किसान नहीं, आप लोग कर सकते। आपने विद्या प्राप्त की, आप इस पे डेडिकेशन से ब्रीड बनाने का काम करेंगे तो गौ माता बहुत बड़ा ऊंचा कल्याणकारी प्राणी। इसका गोबर गोमूत्र खनिजों का, गोमूत्र खनिज का भंडार और गोबर सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार पूरी खेती को सोना बना देता है और उत्पादन पूरा होगा। किसान की समृद्धि का रास्ता कामधेनु यूनिवर्सिटी से निकल सकता है। आप इस दिशा में काम करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कुछ चर्चा आपके बीच में की। मैं आदरणीय केलावाला जी, जो बड़ा मेहनत और प्रयास से अपने मिशन में आप सबका साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसमें और सफल आप हो, सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।